सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। तो आज की क्लास में हम इग्नू का जो सेकेंड ईयर का कोड है BPSC 132 यानी कि जो आपका बुक का नाम है भारतीय सरकार और राजनीति के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हमारा टोटल जो चैप्टर है वो आपको फर्स्ट से लेके 15 तक देखने को आता है। कि जो आज हम हमारी क्लास में जो हम एक्सप्लेन करेंगे, तो आपका पर्टिकुलर देखा जाए कि 1 से लेके 7 चैप्टर के आसपास हम एक्सप्लेन करेंगे कि आप पर्टिकुलर कौन से चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर की बात कर ली जाए तो इसका फर्स्ट चैप्टर है उदारवादी। उदारवादी से जैसे कि हम सरल शब्दों में बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि जब दूसरे के प्रति उदारता की भावना रखना वो हमारा उदार कहलाता है। और वादी एक विचार के रूप में देखा जाता है। तो ये एक ऐसी विचारधारा थी जिसके अंतर्गत हमने ये देखा कि एक मनुष्य को जन्म से ही उसे स्वतंत्रता और उसे असारे अधिकार प्राप्त हो, जो कि एक मनुष्य अपने अनुसार अपने मतलब जीवन को किसी भी प्रकार से अपने जीवन को सफल या फिर सक्षम बनाने में साबित होता है या फिर काबिल होता है, उसे हम उदारवादी के रूप में देखते हैं। जिसको हम ये देखते हैं कि यहाँ पे पूर्ण रूप से मनुष्य को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। और इसके बात कर ली जाए, उदारवादी के जो फादर हैं आपके आ जाते हैं जॉन लॉक, यानी कि जॉन लॉक इनके फादर हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम बात कर ली जाए तो उदारवाद की बारे में चर्चा किया था। तो इनके द्वारा ही उदारवादी को परिभाषित किया गया या फिर आपको परिभाषा दिया गया। तो हम फर्स्ट चैप्टर में यही देखेंगे कि किस प्रकार से उदारवाद एक मनुष्य के रूप में हमारे सामने आता है, या फिर उदारवादी बोल सकते हो कि मनुष्य की जीवन के व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए या फिर जीवन को सरल बनाने के लिए उसे स्वतंत्रता प्रदान करता है। उदारवाद किस प्रकार से एक मनुष्य को सक्षम और उसके जो लक्ष्य है उसे प्राप्ति के लिए किस प्रकार से हमें मदद करता है, तो वो हमारे उदारवाद की बात कर लेंगे। अब बात कर ली जाए हमारे चैप्टर नंबर 2 की। तो चैप्टर नंबर 2 है आपका फ्रेंड्स, देखा जाता है कि मार्क्सवादी अवधारणा। मार्क्सवादी अवधारणा फ्रेंड्स, इसकी बात कर ली जाए कि मार्क्सवादी अवधारणा था तो क्या था, तो वो आपके द्वारा देखा जाता है कि यहाँ पे एक विचारक आते हैं जिन्होंने सर्वप्रथम मार्क्सवादी अवधारणा को परिभाषित किया। आपका देखा जाता है कार्ल मार्क्स के द्वारा मार्क्सवादी अवधारणा को दिया गया। अब इसके अंतर्गत हमने ये देखा कि इस परिभाषा में, इस चैप्टर में आप यही देखोगे कि मार्क्सवादी अवधारणा होता क्या है और हमारे जीवन में हमारे सरल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मार्क्सवादी की अवधारणा किस लिए जरूरी थी और कार्ल मार्क्स की विचारधारा, इसमें आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। अब फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत हम ये भी देखेंगे कि जो उदारवाद की स्थिति थी मार्क्सवादी अवधारणा के आने के बाद या फिर उसके विपरीत किस प्रकार से लोगों ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा, लोगों के जीवन में किस प्रकार से परिस्थितियों में बदलाव आया, उसके बारे में हम चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे कि उदारवाद के साथ साथ मार्क्सवादी अवधारणा भी किस प्रकार से लोगों ने बेहतर तरीके से अपनाने का प्रयास किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 की। तो चैप्टर नंबर 3 है आपका फ्रेंड्स गांधीवादी। फ्रेंड्स, गांधीवादी ये आपका ये देखने को आता है कि जो गांधी जी जो थे हमारे, बोल सकते हैं बापू के नाम से भी भारत में प्रचलित है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि गांधी जी के द्वारा जो विचारधारा, या जैसे कि बोल सकते हो कि उन्होंने अपनाया था कि अहिंसा के मार्ग पर चलना, यानी कि हिंसा ना करना। उस स्थिति में गांधी जी के द्वारा जितने भी विचार थे और उनकी दिखाई गई दिशाओं पर चलने वाले लोग जो हुए या फिर मनुष्य हुए, उन्हें हम गांधीवादी के नाम से संबोधित करते हैं। यानी कि जो महात्मा गांधी जो थे, उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोग या फिर उन विचारधारा को मानने वाले लोग, वो हमारे गांधीवाद के रूप में जाने जाते हैं। अब इसमें आप ये चैप्टर नंबर 2 में 3 में यही पढ़ेंगे कि गांधी जी के विचार से अपनाते हुए
देश में किस प्रकार से प्रगति हो रहा, विकास हो रहा था, किस प्रकार से उसकी व्यवस्था हो रही है, संविधान में किस प्रकार से गांधी जी के विचारों को अपनाया गया है, किस प्रकार से, ये सारी बातें आप चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे कि गांधी जी के द्वारा दिखाए गए दिशाओं और उनके दिखाए गए मार्गों पर चलने वाले लोगों ने किस प्रकार से अपने जीवन को बेहतर तरीके से अपनाने और अपने जीवन को बेहतर और सरल बनाने के लिए गांधी जी के विचारों को अपनाते हुए आगे बढ़ा था। तो ये आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। अब बात कर ली जाए फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 की बात कर ली जाए तो फ्रेंड्स ये आपका चैप्टर नंबर 4 है मूलभूत 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 विशेषताएं। फ्रेंड्स अब मूलभूत विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे मूलभूत यानी कि जो हमारी नीड या नेसेसरी जिसे बोल सकते हैं, यानी कि मूलभूत जो नेसेसरी है, नीड है, और विशेषताएं। अब इसमें ये देखेंगे कि जो मूलभूत हमारी जो जरूरतें हैं कि एक जीवन को सरल और अपने जीवन को सक्षम बनाने के लिए एक मनुष्य की उसकी जो क्या नेसेसरी है, क्या विशेषता है, उसे स्वतंत्रता प्रदान होनी चाहिए, उसे अपने मतलब अपने जीवन को जिस तरीके से जीने का वो सारे अधिकार प्रदान होने चाहिए, मतलब उसे राइट टू फ्रीडम की बात आ जाता है कि उसे सारे अधिकार प्राप्त हो। तो वो हमारे मूलभूत विशेषताओं में हम चर्चा करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे कि मूलभूत विशेषताएं की बात कर ली जाए तो वो कौन कौन सी विशेषताएं आती है जिसके अंतर्गत एक मनुष्य अपना विकास और एक देश का विकास करने में सक्षम हो पाता है। वो हमारा चैप्टर नंबर 4 है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 5 की। अच्छा चैप्टर नंबर 5 की बात कर लेते हैं तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जिसे हम बोल सकते हैं फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं फ्रेंड्स, कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है। पहली बात तो यह है कि जिस प्रकार से हमें हमारे संविधान में लिखा गया है, जिस प्रकार आप भी जानते हो कि अनुच्छेद आपका देखा जाता है कि 14 से लेके 32 तक शुरू होता है और खत्म हो जाता है। तो हमारे उसमें अलग अलग मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा किया गया है, जिसके अंतर्गत हम चैप्टर नंबर 5 में डिफाइन यानी कि बिल्कुल ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं कि चैप्टर नंबर आप 5 में यही पढ़ोगे कि कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, कौन कौन से अनुच्छेद में कौन कौन से हमारे अधिकारों का वर्णन किया गया है, कौन कौन से हमारे राइट्स दिए गए हैं। तो उन राइट्सों का हम किस प्रकार से उपयोग करके अपने जीवन को सक्षम तथा अपने जीवन के अनुसार जिस प्रकार से हम जीना चाहते हैं उस तरीके से हम अपने जीवन को किस प्रकार से सरल बना रहे हैं। तो आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ोगे कि उन अधिकारों का वर्णन कौन कौन से अनुच्छेद में किया गया है, हमारे संविधान में इसे क्यों जोड़ा गया था और हमारे जोड़ने का रीजन क्या था, और हमारे संविधान में इसे जोड़ा भी गया है तो कौन से भाग में कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया है। तो ये सारे आप मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार मिलने के बाद एक देश का क्या स्थिति रहता है और एक मनुष्य का क्या स्थिति रहता है। तो ये सारी बातें आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 6 की। तो चैप्टर नंबर 6 आपका आ जाता है, चैप्टर नंबर 6 है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्य। यानी कि जो राज्य है उसी उसके नीति निर्देशक सिद्धांत कौन कौन से हैं और उनके मूल कर्तव्य क्या। मूल कर्तव्य यानी कि बोल सकते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि दायित्व जिसे बोल सकते हैं। कर्तव्य मतलब दायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है मूल कर्तव्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंतर्गत हम ये देख रहे हैं कि राज्य के मूल कर्तव्य क्या होते हैं और मूल दायित्व क्या होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत क्या हैं और उनके जो दायित्व हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ोगे कि एक राज्य है वो नीति किस प्रकार से निर्देशित करता है या फिर नीति निर्देशक सिद्धांत होता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, और वो नीतियों के बारे में पढ़ेंगे कि जिस प्रकार से राज्य अपने नीतियों का निर्माण करता है अपने बोल सकते हो सिद्धांतिक रूप में। उसके बारे में चर्चा करते हुए हम अपने चैप्टर का स्टार्टिंग करेंगे और आपका बोल सकते हैं कि यहाँ पे आ जाएगा
मूल कर्तव्य यानी कि बोल सकते हो कि पर्टिकुलर उसकी कुछ एक बोल सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। जैसे कि बात कर ली जाए, एक सरल सिंपल में एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊं, तो जैसे कि एक पेरेंट्स के जो दायित्व होते हैं कि अपने बच्चों को मतलब इस एज तक पहुंचा देना, उसे बेटर तरीके से उसके लाइफ को अच्छा सुटेबल करना, कि वो अपनी लाइफ में सेटल हो जाए, या फिर बोल सकते हो कि अगर कोई नहीं भी पढ़ना चाहता तो इस तरीके से वो किसी ना लाइन में लगा देते हैं। तो वो जिस प्रकार से एक पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, या फिर बच्चों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि इन फ्यूचर वो अभी अपने पेरेंट्स का देखभाल कर सके, तो वो भी एक दायित्व के रूप में समझा जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो मूल कर्तव्य बात कर ली जाए, तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत से हमारा यही तात्पर्य है कि जिस प्रकार से राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं, उनके कुछ दायित्व भी होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होते हैं। तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 6 की बात में। अब उसके आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 7 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो चैप्टर नंबर 7 में हमारा आ जाता है विधायिका के बारे में पढ़ेंगे कि विधायिका क्या होती है, या फिर बोल सकते हो इसे विधान पालिका भी। विधायिका चैप्टर नंबर 7 बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 में आपका देखा जाता है विधायिका का जिक्र आता है कि विधायिका द्वारा किस प्रकार से हमारे मतलब बोल सकते हो भारत और संविधान में विधायिका का जिक्र किस प्रकार से किया गया है, और उसके कार्य क्या है, और उसके दायित्व क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उस बारे में हमारा चर्चा किया है। विधायिका का मतलब हमारा विधान पालिका से है, या फिर विधानसभा से है, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि विधानसभा किस प्रकार से अपने दायित्वों को, अपने कार्य को करने में सक्षम होता है, या फिर किस तरीके से उनके कार्य होते हैं और क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो हम वो चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे कि विधायिका के क्या क्या कार्य होते हैं। अब उसके बाद आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 8 की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 8 को भी हम कवर कर लेते हैं इसी वीडियो में। अब बात कर लेते हैं हमारा कार्यपालिका के द्वारा हमें देखा जाता है कार्यपालिका का मतलब यही होता है कि विधायिका द्वारा जो कार्य नीति बनाई गई है, या फिर नीतियों का निर्माण किया गया है, चाहे आपका विधानमंडल के द्वारा ही बात कर ली जाए, तो विधायिका द्वारा जिस प्रकार से जिन नीतियों का निर्माण किया गया है, कार्यपालिका उनको कार्य करवाने का काम करती है कि उनको किस तरीके से काम करवाया जा सके। फॉर एक एग्जाम्पल, जैसे कि मान लिया जाए कि एक स्कूल में जिस प्रकार से एक प्रिंसिपल होते हैं, वो एक टीचर्स को बोल देते हैं हमें इस तरीके से पढ़ाना है, टीचर्स को एक बता देते हैं कि बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना है, फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसको आती है पढ़ाने की, वो आपके टीचर्स की आती है। तो इसे मान लीजिए कि ये हमारे प्रिंसिपल होते हैं और ये हमारे टीचर होते हैं, जो ये नीति बनाते हैं, वो उन नीतियों को चलाने का काम ये कार्यपालिका करते हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 में पढ़ोगे कि जिस प्रकार से विधायिका नीतियों का निर्माण करती है, कार्यपालिका किस प्रकार से उनका कार्य करवाने का काम करती है। तो ये आपके चैप्टर नंबर 8 में डिफाइन, या फिर बोल सकते हो ब्रीफ में आप स्टडी करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 8 में आप कार्यपालिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको फर्स्ट से लेके 8 तक चैप्टर में क्लियर हो चुके हो कि क्या क्या पर्टिकुलर कौन से चैप्टर में पढ़ने वाले हो। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले चैप्टर को कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।